तो चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। और आज भी हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के कुछ स्पेशल प्रश्नों को आज हल करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं सबसे पहला प्रश्न। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। और प्रश्न क्या लिखा है, चलिए पढ़ते हैं। किसी संख्या में 192 से भाग देने पर शेष 54 आता है। उसी संख्या को 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल होगा। देखो बच्चों, मान लो कोई संख्या है। अब उस संख्या को 192 192 से भाग दिया जाता है ना, तो नीचे में शेष बचता है कितना? 54। अब ये संख्या क्या संख्या है? भाग के बीच में जो संख्या लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं? भाज्य। क्या बोला जाता है? भाज्य। तो भाज्य कोई संख्या है और उसको 192 से भाग करते तो 54 शेष बचता है। अब कह रहा है उसी संख्या को 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल। तो यही संख्या हमको जानना है, यानी कि भाज्य जानना है। तो भाज्य जानने के तीन तरीके हैं बच्चों। पहला होता है भाज्य बराबर भागफल, या कहें भाजक गुणित भागफल। ये अगर तुमको भाजक पता है, यानी किस संख्या से भाग कर रहे हैं और भागफल कितना है ये पता है, तो दोनों गुणा करोगे तो भाज्य मिल जाता है। दूसरा सूत्र क्या है? भाज्य बराबर, करके रखना तुमको, भाजक गुणित भागफल। भाजक गुणित भागफल और शेष फल को जोड़ना। यानी पहले भाजक और भागफल का गुणा कर देना और शेष फल को जोड़ देना, तो भी भाज्य संख्या मिल जाए। अब तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो इस प्रश्न में काम आएगा, वो है बच्चों भाजक भाजक धन शेषफल। तो हमको इस प्रश्न में ध्यान से देखो, एक तो भाजक पता है, यानी जिस संख्या से भाग दे रहे हैं वो पता है, और शेषफल पता है। तो दोनों पता है तो दोनों को जोड़ दो। तो भाजक है हमारा 192 और शेषफल है 54। और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? देखो, 4 2 6, इकाई इकाई के अंक 5 और 9 हो गया 14, 80 लेख तो ये हो गया 246। 192 और 54 को जोड़े तो कितना हुआ? 246। यही है बच्चों क्या? वह संख्या। अब बस ये तुमको अब संख्या मिल गया रे भाई। उसके जगह में लिखो उसको 246। और भाग किससे करने के लिए कह रहा है? 16 से। ठीक है ना? 16 से भाग किया जाए तो कितना शेषफल बचेगा? तो इसको ही मिटा देते हैं, अब 16 से भाग करते हैं बस। तो 16 एकम 16 जाएगा, क्या बचेगा? देखो, 14 में 6 गया 8। ठीक, तो 24 में से 16 घटाए कितना बचा? 8 उतारेंगे 6। अब 16 पंच से कितना होता है जी? 80। क्या बचा? शेषफल 100। तो यही तो पूछा था प्रश्न में, यही शेष बचा। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन तीसरा सी, इसमें 6 लिखा है, यही इसका आंसर। तो इस प्रश्न में क्या सीखा तुम लोगों ने? कि भाज्य ज्ञात करने के 3 सूत्र होते हैं। पहला सूत्र भाजक गुणित भागफल। दूसरा भाज्य ज्ञात करने का सूत्र भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। और तीसरा सीखा, यदि किसी प्रश्न में भाजक दिया है और शेषफल ही दिया है तो दोनों को जोड़ दो तो भी भाज्य संख्या मिल जाता है। क्लियर?
सूत्र है। आशा है समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़े। किसी को कुछ इसमें पूछना हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो अगले प्रश्न में बढ़े। आ गया समझ में? तो याद रखना है स्पेशल सूत्र है। अगर भाज्य नहीं दिया है तो भाजक और शेषफल का को जोड़ दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो प्रश्न लिखा है, एक भाजक भागफल का 50 गुना तथा शेष फल का 10 गुना। यदि भागफल 32 है तो भाज्य क्या है? बहुत ही स्पेशल प्रश्न है। अब यहाँ हमको भाज्य जानना है, तो जो दिया है वहीं से शुरू करेंगे। क्या दिया है हमको? भागफल। तो यहाँ लिख लो भागफल। भागफल बराबर कितना दिया है? 32। अब देखो ध्यान से, यहाँ एक भाजक लिखा है, भागफल का 50 गुना है, यानी जो भाजक है तो भाजक बराबर कितना है? भागफल का 50 गुना, यानी भागफल भागफल का 50 गुना। ये भागफल का 50 गुना, तो भागफल कितना है जी? प्रश्न में दिया है 32। ये दिया है ना, तो 32 का 50 गुना करेंगे तो हमको भाजक मिल जाएगा। चलो करें। 50 का गुणा करोगे तो शून्य का गुणा नहीं किया जाता, 5 का ही करते हैं। 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 के 15, 16। इस तरह मिल गया 1600। कितना मिल गया? 1600। तो 1600 हो गया भाजक। भाजक बराबर क्या मिल गया? 1600। कैसे में जाना? प्रश्न में लिखा है भागफल का 50 गुना। एक भाजक भागफल का 50 गुना, तो भागफल दिया है प्रश्न में तो उसका 50 गुना कर दिए। 50 गुना करना मतलब 50 से गुणा करना। इस तरह 1600 मिला भाजक। अब क्या पूछा है? शेष का 10 गुना है। ये जो भाजक है शेष का 10 गुना है, तो शेष फल जानना है तो क्या करेंगे? शेष शेष जानेंगे। तो ये भाजक जो 1600 मिला, ऊपर में हो जा रहा है, हाँ, ये 1600 का बच्चों 10 से भाग करेंगे। 10 से, कि वो शेष का 10 गुना है। अब ये शेष तो पता नहीं है ना हमको, तो शेष जानना है। तो भाजक पता चल गया है तो उसको 10 से भाग कर देंगे। देखो 10 से भाग किया है, 10 बटे की कितना आया? 160। 160 मिल गया बच्चों शेष पर। अब हमें क्या क्या पता चल गया? देखो भागफल प्रश्न में दिया है, भाजक निकाल लिए 50 गुना करके 1600, और शेष फल निकाल लिए क्योंकि भाजक का 10वां हिस्सा है वो, और शेष का 10 गुना। तो शेष का 10 गुना है तो 10 से इधर भाग कर देंगे, अब भाजक मिल गया। अब तीनों चीज पता चल गया, तो तीनों चीज पता चल गया तो भाज्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है? जान रहे हो, अभी बताया हूँ कि भाजक दिया है कितना? 1600, और भागफल है ये 32। भाजक और भागफल का गुणा करते हैं और शेष को जोड़ा जाता है, तो शेष कितना है? 160। चलिए गुणा करें इसका, तो ये हो जाएगा 2 शून्य है, 2 शून्य पहले लिख दो। अब 16 का ही भाग करना, गुणा करना। 16 दूनी 32, हासिल 3, 16 3 48, 48 3 51। ये अब इसी में 160 को जोड़ना है शेष फल को। चलो जोड़ो। ये हो गया 5,00,000 नहीं, 51,360। ऑप्शन देखो बी में दिया है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। ठीक है बच्चों, अब बताओ इसमें से बीच का कोई भी चीज समझ में ना आया है। प्रश्न में जैसा कहा गया है वैसे करके गए। ठीक है, भाजक के बारे में बोला था कि भागफल का 50 गुना, इसलिए भागफल दिया है 32, उसका 50 से गुणा किए तो हमको क्या मिला? भाजक मिला। अब भागफल भी पता चल गया, भाजक भी पता चल गया,
और भाज्य जानने के लिए तीन चीजों का होना जरूरी है। यहाँ पर शेष भी दिया है तो शेष क्या किए, तो देखो क्या लिखा है। शेष शेष लिखा है एक भाग शेष का 10 गुना है लिखा है, यानी जो भाजक है ना बच्चों, ऐसे बना है। भाजक है वो शेष शेष का 10 गुना ऐसे। तो यहाँ से शेष जानना है शेष, तो इस 10 को पक्षांतर के लिए इसलिए भाजक बटे 10 लिखा हुआ है। यहाँ देखो, यहाँ पर तो 16 तो बटे 10 क्यों किया, क्योंकि भाजक बराबर है शेष का 10 गुना। प्रश्न में लिखा है देखो, शेष का 10 गुना क्या है, भाजक। तो शेष जानना है तो 10 गुणा को पक्षांतर किया तो भाग बन गया, 10 से भाग। यही से यहाँ 10 से भाग। बाकी स्टेप तो सबको समझ में आ गया होगा। किसी को कुछ पूछना है इसमें, आगे बढ़े। चलो, आवाज नहीं आ रहा है उन लोगों का। 100 में से सबसे छोटी संख्या, 100 में ऐसी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणामी संख्या 6 से पूर्णतः भाज्य हो जाए। अब 100 में ऐसी क्या संख्या जोड़ें, 100 में ऐसी क्या संख्या जोड़ें कि 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, भाज्य हो जाए। इसका मतलब भाग करके देखना है। 100 को 6 से भाग करो, 6 एकम 6, बचेगा 4, उतारेंगे 0, 40 के लिए पारा पड़ेंगे तो 6 छक्का 36, बचेगा 4। अब कह रहा है क्या संख्या जोड़ी जाए, ठीक है ना। ऐसी संख्या, क्या संख्या जोड़ी जाए, तो जरा सोचो, ये जो 4 शेष फल बचा है, ये जो 4 शेष फल बचा है, इसके जगह में अगर 6 रहता तो 6 से 6 कम 6 भाग चला जाता ना जी। तो 4 को 6 बनाने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, 2 जोड़ना पड़ता। ये अगर 2 और इसमें मिला दिया जाता तो 6 बन जाता, तो 6 कम 6 भाग चला जाता। तो इस तरह बच्चों ये जो ऑप्शन नंबर ए लिखा है ना 2, यही वो संख्या है जिसे 100 में जोड़ा जाता। देख लो जोड़ के, 100 में अगर 2 को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, 102। 102 6 से भाग चला जाएगा, देखो 6 कम 6 बचेगा 4, उतारेंगे 2 तो 6 सत्ते 42, गया ना। तो कैसे जाने, इसका सिंपल ट्रिक ये है कि पहले तो उस संख्या को भाग करेंगे, भाग करने के बाद जो शेष फल आता है, यहाँ शेष फल क्या आया था 4, बस इस 4 को, ये जो भाजक है ये 6 भाजक है, शेष फल को घटाया जाता है इसमें से। तो यही इसका उत्तर है। यानी 2 ऐसी छोटी छोटी संख्या है जोड़ देने से वह 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब किसी को इस प्रश्न में कुछ पूछना है तो बताओ। कोई कमेंट करो, पता चल रहा है, पता तो चले तुम लोगों को सुनाई दे भी रहा है कि नहीं। सुनाई दे रहा है जी, हाँ। ठीक। तो मान लो बच्चों ध्यान से सुनो, अगर इसमें छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए लिखा है, इसके जगह में घटाई जाए लिखा रहता तो क्या उत्तर आता, कोई बता सकते हैं। 100 में से वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए कि 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो उत्तर क्या होगा, कमेंट करो, बोलो। बोलो जी, अभी तो जोड़ी जाए वाला प्रश्न बताया, घटाई जाए कहा था, तो क्या उत्तर होगा। 100 में से तुम क्या संख्या घटाओगे तो किसी को नहीं पता।
अरे भगवान लोग, ये जो चार आया है, ये चार नहीं रहता तो ये तो पूरी तरह विभाजित हो गया था। ये चार एक्स्ट्रा है तभी तो शेष बचा है। यानी कि ये चार ही जो शेष बचते हैं उसको घटा दिया जाए। देख लो, 100 में अगर मैं ये चार को घटा देता, 100 में से जो शेष फल है, माइक चालू करके मत रखो, कुछ नहीं बोल रहे हो, जब कुछ बोलना रहता तब चालू करो। तो ये 96 आया है। शेष फल को अगर मैं घटा देता हूँ तो देखो 6 से विभाजित हो जाता है, 6 कम 6 बचेगा 3, उतारेंगे 6, 6 चक्कर 36। कभी भी बच्चों शेष फल को घटा देने से जो संख्या मिलेगा, शेष फल को ये जो भाज्य संख्या है उसमें से घटा दोगे तो जो संख्या मिलेगा वो पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। और क्या संख्या जोड़ी जाए कहेगा, तो शेष फल को भाजक में से घटाना है भाई। यानी 4 है तो भाजक 6 है, तो 6 से भाग करना है, तो 4 6 रहेगा तब तो भाग जाएगा। और 4 से छोटी संख्या रहे तो कहाँ जाएगा। ये या पूछ सकता है या घटाई जाए पूछ सकता है। जोड़ी जाए पूछेगा तो शेष फल को भाजक में से घटाना, घटाई जाए पूछेगा तो शेष फल ही उत्तर होता। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न लिखा है 3401 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि वह 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब अभी बताया कौन सी न्यूनतम संख्या, छोटी छोटी संख्या का घटाई जाए तो क्या करेंगे बोला हूँ, स्पष्ट बोला हूँ अभी। भाग करना है पहले तो 11 से, तो 11 तिया 33 हो गया। क्या बचा, एक। अब उतारेंगे शून्य तो कितना बढ़ जाएगा, 11 शून्य शून्य। भाई 11 का पहाड़ा एक बार भी नहीं जाएगा। अब बचा 10 का 10, उतारेंगे शून्य, तो अब 11 का पहाड़ा कितना बार, 11 99, बचा कितना, 2। अब बताओ क्या उत्तर आया। क्या उत्तर आया, ऑप्शन नंबर सी। भाई इसी शेष फल को अगर हम घटा देते तो 11 से भाग चला जाता। ये शेषफल ही एक्स्ट्रा है, समझ रहे हो। शेषफल जो है वो ज्यादा है, एक्स्ट्रा है, बच रहा है ना। मत बचे तब कहते हैं कि पूरा विभाज्य हो गया, जीरो शेषफल बचता तो दो बच गए, उसके बजाय हम जीरो बचना चाहिए था ना, तो 2 ज्यादा है इसका मतलब हो। तो यही इसका आंसर है। क्लियर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। 1 से 200 के मध्य कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है लेकिन 7 से नहीं। 3 से विभाज्य है लेकिन 7 से नहीं। अब लिखा है 1 से 200 तक, यानी पूरा 1 से 200 तक करना क्या है, जो भी जहां तक कहा है उसको पहले भाग करना है 3 से, फिर घटा देना है 200 तक के संख्या को भाग करके 7 से। यानी 7 से विभाजित होने वाली संख्या को नहीं लिखना है, तो 7 से वाला घटाएंगे। चलो 3 से करो, 3 छक्का 18, बचा 2, 3 छक्का 18, उत्तर आया कितना, 66। करते हैं 7 दूनी 14, बचेगा कितना, 6, 7 अट्ठे 56, यानी आया 28। अब ये 66 में से 28 घटाते हैं तो ये 16, 6 में से तो 8 नहीं घट सकता ना, तो उसको 16 मान लिए, तो 16 में से 8 गया 8, और 6 में से 3 गया 3, यानी 38 वो संख्या है। 38 संख्या है जो ये 3 से तो भाग जाएगा लेकिन 7 से भाग नहीं जाएगा। ठीक, तो 7 से भाग जाने वाली संख्या को नहीं लिखना है, केवल 3 से।
तो इस तरह लिख दिया गया। चलो अगला प्रश्न देखें। 700 से 950 तक ऐसी कितनी संख्या है जो न तो 3 से न ही 7 से विभाज्य है। अब ये थोड़ा सा कठिन है। इसके लिए क्या करेंगे, देखो ये 950 तक, 950 संख्या है, सोचो 950 तक 700 से शुरू 950 तक कुल 250 संख्या है। इस चीज को जानो। अब क्या करेंगे, ये लास्ट संख्या 950 है, इसको 3 से पहले भाग करेंगे, फिर 950 को 7 से भाग करेंगे। अब इसी 950 को फिर ये 7 और 3 का लघुत्तम होता है 21, इससे भाग करेंगे। बस ये हल करोगे तो फिर आएगा उत्तर। देखो 3 तिया 3, एक कम बचेगा 2, 3 छक्का 18, यानी 316 है। 7 से भाग करें, 7 एक कम 7 बचेगा 2, 25 बनाए तो 7 तिया 21, बचा 4, तो 7 पंचे 35, यानी 135 बना। ये जुड़ेगा आपस में, इसको घटाना है। अब 21 से भाग करें भाई, तो चलो 950 को 21 से भाग करो, कितना बच जाएगा, 21 चौक 84, 21 पंचे 95 चला जाएगा, 21 पंचे 95, नहीं नहीं 21 पंचे 95 थोड़ी होगा, 21 चौक 84 हो, 21 पंचे तो 105 हो जाएगा, 84। रुको थोड़ा मिटा देता हूँ इसको, ठीक से लिखता हूँ, ठीक। ये 950 को भाग करना है 21 से, तो 21 चौक 84, बचा 11, उतारेंगे शून्य, तो ये 21 पंचे जाएगा 105, 20 पंचे 100 और 5, ठीक। ये बचा 5, हमको 45 से मतलब है। अब देखो बच्चों, ये दोनों जुड़ेगा तो 5 और 6 11 हासिल, 1 3 एक 4, 4 एक 5 और 3 और ये जो गया 4। अब 45 को घटाना है, घटाओ तो 11 में से 5 गया 6, इस तरह 0, ये हुआ 4, ये 406। अब इसी में से ये 250 को घटाना, ये 406 आया ना, 406 में से कुल 250 संख्या है, तो 250 को घटाना, 6 10 में से 5 गया 5, 156 तो नहीं आया, इसमें कहाँ पर गड़बड़ हो गया, कुछ जोड़ते घटाते गड़बड़ हो गया होगा। चलो इसमें ज्यादा टाइम पास हो रहा है, इस प्रश्न को अलग से मैं बना के बता दूंगा वीडियो, ठीक है। चलो देखो ये प्रश्न, यदि एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। यदि 6n-1 को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचेगा। समझना, कोई संख्या n है, कोई संख्या n है, इसको 8 से भाग करते हैं तो शेष कितना बचता है, लिखा है 3 शेष बचता है। तो आज ही बताया हूं अभी, जब हमें भाजक पता हो शेष फल पता हो तो ये बीच का संख्या कैसे जानते हैं, बोलो। भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। कहाँ है भागफल, कहाँ है जी भागफल, तो तुम मतलब तुम शुरू में नहीं जुड़ी थी क्या, अभी अभी जुड़े हो। 8 में 3 को जोड़ेंगे, हाँ 8 में भाई 3 को जोड़ेंगे।
शुरू में तो बताया हूँ जी, मैं भाज्य ज्ञात करने के 3 सूत्र बताया हूँ, और जिसमें से ये स्पेशल ये है बोला था कि भाज्य अगर नहीं पता है, एन क्या है, भाज्य है, भाज्य नहीं पता है तो भाजक अगर पता हो और शेष फल पता हो तो दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो भाजक 8 है, शेष फल 3 है, जोड़ेंगे क्या है, 11। यानी कि देखो माइक ऑन करके क्या कर रहे हो, कभी भी भाजक पता हो और शेष फल पता हो तो दोनों जोड़ने से हमको भाज्य मिल जाता है, तो 11 भाज्य, यानी 11 क्या है, एन है, हमको एन मिल गया। एन की जगह एन क्या है जी, भाज्य है, तो एन मिल गया 11। अब तुमको इसका मान जानना है, इसका 6n, 6n, रुको ये गड़बड़ करता है, हाँ, यहाँ -1, तो एन की जगह में मान रखो, देखो तो कितना मान आता है, 6 का 6, एन की जगह हम क्या लिखेंगे, 11। 6n का मतलब है 6 गुणित एन है वो, तो 6n का मतलब हुआ 6 गुणित 11 ऋण 1, तो ये हो गया 6 11 66, और ऋण 1 करोगे तो क्या आएगा, 65। अब हमको 6n-1 का मान पता चल गया 65। अब कह रहा है कि ये 6n-1 को 8 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना बचेगा, 8 से विभाजित करेंगे 65 को तो कितना आएगा, 8×8 = 64। अब बचेगा शेष 1। इसी को तो पूछ रहा है, ऑप्शन बी में देखो दिया हुआ है। तो मेन चीज ज्ञात क्या करना था इसमें, पहले ज्ञात करना था एन, और एन क्या है, एक भाग के प्रश्न में देखें तो भाज्य है। अब भाज्य ज्ञात करने के 3 सूत्र में से तीसरा सूत्र कहता है कि अगर हमको भाजक पता है और शेष फल पता है तो दोनों को जोड़ दो, तो भाज्य क्या है, भाज्य को क्या लिखा है इसमें, एन। इस तरह एन का मान पता चल गया तो हम 6n-1 में रख के वो संख्या जान गए जिसको 8 से भाग करना था। इस तरह यहां निकाले ना, 6n-1 में n का मान रख दिए तो हमको 6n-1 का मान 65 मिला। बस 65 को 8 से भाग किया तो शेषफल 1 मिल गया। किसी को कुछ पूछना है इस प्रश्न में, चलो नहीं पूछना, आगे बढ़ते हैं। उसी तरह का ये प्रश्न है बच्चों, आप लोग कमेंट करोगे, यदि n एक पूर्णांक है को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल 3 आता है, यदि 6n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। चलिए अभी समझाए हैं इसी तरह का प्रश्न, आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर सी सर, वेदांत साहू। ऑप्शन नंबर सी माने कि 4 आएगा। तो देखो n को 7 से भाग करें तो शेष फल आ रहा है 3, तो यहां हमको 7 से भाग कर और शेष फल पता है, तो अभी बताए हैं हमको ये भाजक और भागफल को जोड़ना था, यही हो गया n का मान, n बराबर मिल गया हमको 10। अब n बराबर मिल गया तो 6 से n का मान जानना है, तो 6 से n बराबर हो गया 6 गुणित 10, n की जगह हम 10 लिखना है, तो क्या बना 6×10 = 60। अब 60 मिल गया, 6 से n को 7 से विभाजित करना है बोला है, तो 6 से n का मान मिला 60, और 7 से विभाजित करेंगे तो 7×8 = 56, बचा कितना 4, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। सिंपल था।
पहले क्या किए, जो प्रश्न में दिया है भाजक 7 और शेष फल को जोड़ दिए, वो बन गया n का मान, और n का मान रख दिए 6n लिखा है वहां। 6n का मतलब क्या होता है? 6n का मतलब होता है बच्चों 6 गुणी 3। ये तो n का जैसे ही मान मिला मैंने वहां रख दिया, तो 6 गुणी 10 बन गया, तो इस तरह 60 उत्तर आया। यानी 6n बराबर क्या मिला? 60। उसी को 7 से विभाजित करना था। तो शेष फल क्या होगा ये पूछ रहा है, शेष फल पूछ रहा है, और भाग फल नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो ये है उत्तर। चलिए देखें अगला प्रश्न। x का न्यूनतम मान क्या होगा ताकि ये जो संख्या लिखा हुआ है वो 12 से विभाज्य हो जाए? तो अगर जल्दी से जल्दी कोई बच्चा बता सकते हो तो बताओ भाई, क्या होना चाहिए? x के जगह में ये 4 ऑप्शन में दिया है, 3 1 0 2। इसके जगह में कौन सा न्यूनतम मान लिखा है ना? न्यूनतम माने छोटी से छोटी संख्या अंक कौन सा लिखें कि वो 12 से विभाज्य हो जाएगा? कुल मिला के बच्चों ये 12 के विभाज्यता का नियम पूछ रहे हैं। जो बच्चे 2 12 सर, विभाज्यता का ऑप्शन नियम नंबर जानते डी, हैं बताइए। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सर। ऑप्शन नंबर ऑप्शन डी। नंबर डी सर, बताओ वेदांत, 12 विभाज्यता का नियम क्या डी कहता सर है? डी। क्या कहता है विभाज्यता का नियम? जो संख्या 4 से विभाजित हो और 3 से विभाजित हो वो संख्या 12 से भी विभाजित हो जाएगी। बिल्कुल सही जवाब। तो अगर गुणनखंड के रूप में तोड़े तो ये मिलता है 4 गुणित 6। इसका मतलब है कि जो 4 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो, यानी दोनों की विभाज्यता के नियम का जो संख्या पालन करेगा वही संख्या ही 12 से विभाजित होगा। माइक बंद कर दो, माइक का काम नहीं है। तो देखो, 4 की विभाज्यता का नियम कहता है इकाई दहाई के अंक का जो संख्या बना है वो 4 से विभाजित होना चाहिए। तो इकाई दहाई में क्या लिखा है? 24, और 24 4 से विभाजित हो जाता है जहां रहे। अब 3 के विभाज्यता का नियम कहता है अंकों का योगफल करना है, यानी कि 5, ये जो भी संख्या में लिखा है उसको जोड़ना है। तो 5 है, 1 है, 7 है, यहाँ लिख लेते हैं। 5 है, 1 है, 7 है, 3 है, 2 है, 4 है, और एक तो एक से है, तो एक से के बारे में पता करेंगे भी। तो 5 1 6, 6 7 13, 13 5 18, और 18 3 21, 21 4 25। अंकों का फल यही आया ना। फिर 5 1 6, 6 7 13, 13 3 18, 18 18 4 22 हो रहा है ये। 5 1 6, 6 7 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 4 22। आप जरा सोचो, ये 3 के पहाड़ा में 22 तो नहीं आता, तो 22 से बड़ा संख्या कौन आता है? 23 भी नहीं आता, 24 आता है। तो कितना जोड़ना पड़ा? अगर एक सक जगह में 2 लिखा रहता तो ये 24 हो जाता, 22 की जगह में 24 हो जाता, और 24 3 से विभाजित होता है। इसका मतलब ये पूरा संख्या विभाजित हो जाएगा अगर 2 लिखेंगे एक सक जगह में तो। ठीक, तो सिंपल है, क्या है देखना रहता है कि योग फलाया उसको सोचना है कि 22 तो नहीं जाता रोहित, तो अगर एक जोड़ते 22 में, यानी एक सक जगह में 1 रहता तो 23 ही होता। एक सक जगह में 2 लिखा रहता तो अंकों का योगफल करते तो इसमें 2 और जुड़ता, तो 24 हो रहा है। 24 3 से विभाजित होता है। इसका मतलब ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। तो बहुत सारे संख्या है बच्चों जिसका विभाज्यता का नियम उसको तोड़ के जानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 15, तो 15 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, किसका देखना पड़ता है? 3 और 5 का, बताओ जी। 3 और 5 का। हाँ, क्योंकि हम 15 को 3 गुणित 5 लिख सकते हैं। ये
15 को 3 गुणित 5 लिख सकते हैं। तो 3 की विभाज्यता का नियम कहता है अंकों का योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए। 5 की विभाज्यता का नियम कहता है इकाई में या तो 0 रहे या 5 रहे, तभी वो संख्या विभाजित हो। तो ऐसे करके जब भी विभाजित हो जाए, विभाज्य हो जाए, पूरी तरह विभाज्य हो जाए, ऐसा पूछे किसी संख्या से, समझ जाना उसके विभाज्यता का नियम पूछ रहा है। विभाज्यता का नियम का वीडियो इतना अच्छा बना है कि उसको देखोगे तो भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तब तो बनेगा जी। चलो देखें बच्चों, यदि संख्या 15 x 1 y 2 संख्या 44 से विभाज्य है तो x प्लस y बराबर होगा। अब देखो भाई, थोड़ा सा कठिन प्रश्न है। क्या लिखा है? 15 x 1 y 2 किससे विभाज्य है? 44 से। अब 44 की विभाज्यता का नियम तो मैंने किसी वीडियो में नहीं पढ़ाया, तो क्या बताया? बड़े संख्या का नहीं जान रहे तो उसको तोड़ो, इसमें तोड़े इसको 11 बताओ। और 4, 11 और 4। बिल्कुल 11 और 4, 11 चौक 44 होता है। तो यहाँ हम 11 की विभाज्यता का नियम पढ़ लिए हैं, 44 की विभाज्यता का सॉरी 4 की विभाज्यता का नियम भी पढ़े। तो पहले 4 की विभाज्यता के नियम में सोचे बच्चों, ये y के जगह में क्या लिखेंगे तो 4 से विभाजित हो जाएगा? क्या शून्य लिखूंगा तो विभाजित होगा? नहीं, 1 लिखूंगा तो शून्य के बाद अगला अंक होता है 1, 1 लिखूंगा तो हो जाएगा। हाँ, ऐसे सोचते हैं। पहले ध्यान दो, शून्य से सोचना शुरू करना। शून्य लिखेंगे तो ये 2 ही हो जाएगा, 1 लिखेंगे तो 12 हो जाएगा। इसका मतलब मैं y के जगह में 1 लिख सकता हूँ। तो इस तरह क्या मिल गया मुझे? संख्या 1 के y की जगह में 1 लिख दिया। अब मुझे जानना है x की जगह में। अब देखें, एक सक जगह में 11 की विभाज्यता का नियम कहता है एक एक अंतराल यानी विषम स्थान के अंकों का योगफल करेंगे सम स्थान के अंकों का योगफल। तो ये हो गया 1 2, 1 सौ को तो नहीं जोड़ेंगे ना, 1 और ये 2 हुआ। अब विषम स्थान के अंकों को जोड़े तो 5 और 1 6, 6 2 8। अब अंकों का योगफल क्या होना चाहिए बोला था? अंकों का योगफल को आपस में घटाएं तो या तो 0 आना चाहिए या 11 का गुणा जाना चाहिए। तो यहाँ 0 लाना है तो ये 2 वाले के संग तो 1 से भी जुड़ा है ना, तो 2 के संग 1 से जुड़ा है। ये देखो 1 ये हो गया और ये एक अंतराल में फिर 1 के साथ 1 से जुड़ा, फिर 1 और, तो यानी कुल मिला के 2 1 से हो गया। धन 2 धन 1 से हुआ। अब में से घटाना है हमको 5 1 6 6 2 8 8 को। तो इसका मतलब अगर ये 8 रहेगा, x धन 2, तो घटाएंगे 0 आ जाएगा। तो x की जगह हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? तो 8 बनेगा। विधान एक समय एक सब 6। ठीक, एक सब जगह में 6 लिखेंगे तो ये 6 धन 2 हो गया ना, तो ये कुल मिला के 8 हो गया। अब 8 में से 8 घटाएंगे 0 आ जाएगा। और इस तरह विषम स्थानों के अंकों के योगफल में से सम स्थानों के अंकों का योगफल घटाए तो 0 आ रहा है। ऐसे में 6 रखना है एक सक जगह में। तो इस तरह एक सक जगह में मिला हमको 6। y की जगह में क्या रखा था? 1 तो पूछा है, तो एक सक जगह में 6 मिला, y की जगह में 1 मिला, तो दोनों को जोड़े क्या मिला? 7। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। विभाज्यता का नियम बस पता होना चाहिए, ठीक है, फिर पता चल जाता है। अब 11 वाला विभाज्यता का नियम पहले क्यों नहीं देखे? क्योंकि 11 की विभाज्यता का नियम पहले देखेंगे तो 2 अंक अभी नहीं है ना, इसमें दोनों अंक गायब है तो पता नहीं चल सकता। इसीलिए पहले 4 के विभाज्यता का नियम देखे, क्योंकि 4 के विभाज्यता के नियम के लिए केवल इकाई दहाई देखना था। तो इकाई दहाई का अंक देखना था तो हम 0 से देखते जाएंगे भाई। तो इस तरह हमने 0 से देखते गए तो 0 लिए तो नहीं आया, 1 लिए तो आ गया। तो इस तरह दहाई के स्थान पर यानी y के स्थान पर 1 रखे तो 4 से विभाजित हो जा रहा है। इधर कुछ भी अंक रहे विभाजित होगा ही।
अब हमारे पास केवल x ही बचा था, तो x का मान कैसे पता चला? वही 11 विभाज्यता के नियम से। विषम स्थानों के अंकों का योग कितना आया? 1 धन x धन 1 माने 2 धन x आया। और सम स्थानों के अंकों का योग 5 1 6 6 2 8 आया। यानी 8 घटाना है तो इस भी तो 0 आएगा शेषफल, क्योंकि 11 विभाज्यता का नियम कहता है विषम स्थानों के अंकों का योगफल में से सम स्थानों के अंकों का योगफल घटाओ तो 0 आना चाहिए। और 0 नहीं आ रहा है तो फिर 11 आना चाहिए या 11 के गुणा जाना चाहिए, यानी 11 पहाड़ा, तब वो संख्या 11 से विभाजित होता है। ठीक, तो ये नियम है। चलो देखें, सभी तीनों संख्याओं 22, 78 एवं 99 के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखो भाई, 4 ऑप्शन है। सभी अभाज्य संख्याएं हैं। क्या ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं जो 3 संख्या दिया हुआ है 22, 78, 99? यस सर। अभाज्य संख्या है। शाबाश, बहुत बढ़िया आंसर। कौन कौन बोले हो अभी? तनुश्री। तनुश्री। तनुश्री, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं जानते हो? तनु, अभाज्य हाँ सर। संख्या किसे बोलते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या। तुम तो बोली हो ना ये अभाज्य संख्या है करके, तो तुमको पता होगा तभी तो बोली हो। अरे कोई भी सम संख्या अभाज्य होता है नहीं है, 2 के अलावा। ये सब अभाज्य संख्या नहीं है, तीनों अभाज्य संख्या नहीं है। अब तुम अभाज्य संख्या अभी की स्थिति में नहीं जान रही हो, माने पूरा चिंता का विषय है। क्योंकि अभाज्य संख्या ऐसा टॉपिक है जिसको सबसे ज्यादा बार पढ़ाया गया है। सबसे ज्यादा बार अगर किसी को जोर दिया जाता है ना संख्या पद्धति में, तो अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इसी को पढ़ाते हैं सबसे ज्यादा। सर दो अब यही चीज तुमको नहीं पता है, सोच। सर जो 2 से 10 की संख्या कहते हैं सर। ये सभी, हाँ, पहले एक एक ऑप्शन नंबर में एक एक में जाएंगे। सभी अभाज्य संख्याएं हैं लिखा है, तो इसमें तीनों अभाज्य संख्या नहीं है, गलत है। अभाज्य संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। अब 2 के अलावा जितना भी सम संख्या है सब भाज्य संख्या होती है। ठीक है, 2 के अलावा सभी सम संख्या भाज्य, तो इसमें दोनों सम संख्या है 22, 78। सभी सम संख्या लिखा है तो 99 सम संख्या नहीं है। 99 सम संख्या नहीं है, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता। 11 के गुणज है तो 11 का गुणज 78 नहीं है। 22 और 99 तो 11 का गुणज है, इसलिए भी गलत। अब बचा ऑप्शन वही सही है, सभी भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो 3 ऑप्शन को अगर अच्छे से जानते हो। हाँ बोलोगी, सर आप तो बोलो। नहीं कर पाए। आवाज नहीं सुनाई दे रहा अच्छे से। आप तो पूरा ही बता दिए तो कमेंट ही नहीं कर पाए। नहीं नहीं, इसको समझा रहा था मैं। कुछ बच्चे तो कमेंट किए, तुम उस समय कमेंट कर लेना था। मैं समझाया नहीं हूं, मैं तुम लोगों से पूछ रहा था, तुम लोग ध्यान नहीं दिए, तुम लोग जवाबे नहीं दिए। मैं समझा नहीं रहा था, तुम ही लोगों से पूछ रहा था कि ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है। नहीं है। 3 संख्या भाज्य संख्या है कि नहीं है, ये पूछा था। तो तुम लोग जानते हो तो तुम लोगों को क्या बोलना था? नहीं है। अब नहीं है करके बोलते तो मैं पूछता क्यों नहीं है, फिर तुमको अभाज्य संख्या का परिभाषा यानी कि किसे कहते हैं बताना पड़ता कि
दो के अलावा, मैंने बताया ना कि दो के अलावा, दो को छोड़ करके जितना भी और सम संख्या होता है दो के अलावा, कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होता। तो स्पष्ट रूप से इसमें सम संख्या दिया है तो अभाज्य तो होने का चांस नहीं है। सभी सम संख्याएं लिखा है तो तुम लोग बोलना था 99 सम संख्या नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। सभी 11 के गुणज हैं तो 78 11 का गुणज नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब 3 नहीं हो सकता तो चौथा तो हो सकता है, यानी चौथा जो सभी भाज्य सही है। ठीक है मान, चलो ध्यान दो, इस बार कमेंट करना, बहुत देर बाद जुड़े हुए लग रहे। ये है हमारा प्रश्न, निम्न में से कौन सी संख्या समूह बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जा रहा है? कमेंट करो भाई, देखो चारों ऑप्शन कौन सा लग रहा है कि बड़े ऑप्शन संख्या से नंबर डी सर, वेदांत साहू। ऑप्शन नंबर डी वेदांत। ऑप्शन डी लग रहा है। तो बताओ सबसे पहला वाला कितना लिखा है, पहला क्या लिखा है? 82,341। 82,000 है, ये 81,000 है, ये 63,000 है, ये 16,000। ठीक, तो 82,000 से छोटा 81,000, 81,000 से छोटा 63,000, 63,000 से छोटा 16,000, तो ये बड़े से छोटे की ओर जा रहा है। आप समझते हैं 3 ऑप्शन गलत क्यों है? तो ये 81,000, 16,000, अब फिर 82,000 आ गया जी। तो 81,000 से 16,000 छोटा तो है, लेकिन 16,000 से 82,000 बड़ा हो गया बीच में, इसलिए गलत। 16,000 दिया है, फिर 63, तो 16,000 से 63,000 तो बड़ा हो गया, ये तो बड़े की ओर जा रहा है। फिर 63 से 82, अब 82 से 81 फिर छोटा हो गया, ये गड़बड़ है। 81, 82, 63, 16, तो यहाँ पर देखो 81 से बड़ा हो गया, जबकि घटते क्रम में जाना चाहिए। इस तरह सही उत्तर ऑप्शन डी मिला। ठीक, ये चलो इसी तरह के एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है देखो, जो भी लिखा है 30,030, 30,330, ये को आरोही क्रम में लिखने पर प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर डी सर, वेदांत साहू। ऑप्शन नंबर डी आरोही क्रम माने क्या होता है? बढ़ते क्रम। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम। अब बढ़ते क्रम में शुरू में छोटा लिखते हैं कि बड़ा? बड़ा नहीं, छोटा। छोटा। शुरू में छोटा रहता है, तो छोटा माने 30,000। देखो 30,000 30 लिखा है, 30,033 है, 30,330, तो 30,030 से बड़ा है 33, और 30,033 से बड़ा है 30,330, सही लिखा है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। चलो देखो अगला प्रश्न, ये आते हैं इसमें, ध्यान दो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, ये जो खाली लिखा है संख्या देखो, हाँ ये जो संख्या लिखा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या है? 5,05,14। बहुत बढ़िया, 5,00,000, 5,05,14। 50,50,14 पल्लवी सेंडी, ऑप्शन डी। रुको, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा, एक एक ऑप्शन, एक एक कमेंट का पहले करके दो, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, अरे नहीं रुकना है तो मत रुको। अब जो भी ऑप्शन है ठीक है, जो भी, पहले मैं रुकने के लिए बोला था, तुम लोग 50,50,14। चलो चलो ना, चलो सबका देखता हूँ मैं, सबका देखता हूँ। अब देखो पहला वाला जो बोला है उसमें जांच के देखते हैं। पहले बच्चे ने कहा कि ऑप्शन ए सही है,
दूसरे बच्चे ने कहा, अब जैसे चल हिमांशी तेरा ही देख देता हूं मैं। देखो संख्या को मैंने नीचे लिख लिया है, लिखा है। अब तू कह रही है कि 50 लाख, तो इकाई दहाई सैकड़ा आगे में कॉमा फिर हजार, तो ये 50 लाख तो ठीक लिखा है। अब 5,000, तो 5,000 और 14, तो 14 लिखा है। ठीक है, अब बताओ 50 लाख सर 14, सर मेरा तो भी इसको चेक करो ना सर। सबका चेक करेंगे, सबका चेक करेंगे। अब चलो किस में आते हैं ऑप्शन तुम्हारे दूसरा, में? ऑप्शन ऑप्शन दूसरा। दूसरा वेदांत के में आते हैं। ये देखो, पहले मैं संख्या को लिख लूं। ये अब ये तो मैंने भारतीय संख्या पद्धति पे बताया, अब अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति पे करें तो 3-3 अंक के आगे में कॉमा लगता है। तो इसका मतलब ये हो गया 1000 और ये हो गया मिलियन अंतरराष्ट्रीय में। तो 5 मिलियन 5,014। तो देखो इसमें लिखा है जी ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में लिखा है 5 मिलियन 5,014। ये भी सही है। अब शुरू वाले का देखते हैं, 5 मिलियन 500 को सही किया था वो। तो भैया ये जो 500 वाले को बोला है तो सैकड़ा में तो 5 लिखा ही नहीं है। हाजी तुमने क्या देखा? 500 लिखा है तो सैकड़ा में 5 लिखा रहता तब तो 500 पढ़ते, सैकड़ा में तो 0 लिखा है। तुम्हारा उत्तर छांटने का नियम तो और पूरा। ये ऑप्शन ए वाले का, अरे 500 लिखा है और 500 लिखा ही नहीं है, सैकड़ा में 5 लिखा रहेगा तब तो 500 पढ़ेंगे। वो तो 1000 में लिखा है 5, तो उसको तो 5,000 पढ़ना है। अब ये लिखा है 5,514, 5 फिर यहाँ उस सैकड़ा में 500 लिखा था, ये भी गलत हो गया। सैकड़ा में तो 5 लिखा नहीं है। अब 2 ठो ऑप्शन बचा, यही दोनों। अब दोनों सही आ रहा है, दोनों सही आ रहा है। वास्तव में ये मिलियन वाला सही है जी, इसमें ना अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति वाला पूछा है। ठीक है, चलिए तो रुको, संख्या को लिखते समय कुछ गलती थोड़ी हुआ, ठीक हुआ, ठीक तो लिखा हूं। हाँ ठीक तो बना है ये। अब इसमें अगर ऐसे करें, ठीक है। किसी को कुछ बोलना है इस प्रश्न में? हाँ नहीं सर। चलो देखो भाई, रिपीट वाला क्वेश्चन ये बार बार आता है। किसी टेस्ट में सीता ने गीता से 10 अंक अधिक पाए, उसी टेस्ट में रामकली ने सीता से 6 अंक अधिक पाए। प्राप्तांक 158 है, तो रामकली द्वारा प्राप्त अंक हैं, तो ये तो तुम लोग बता दिया गया है। वही नाम लिखना है जैसा नाम दिया है, एस फॉर सीता, जी फॉर गीता, आर फॉर रामकली। तो किसका एक समानते हैं जी? बीच वाले बीच का। वाले। तो गीता का कितना होगा बताओ? गीता का, गीता का 100 हो गया, तो सॉरी सीता का कितना होगा? 1 से धन 10। 1 से धन 10 दिख तो रहा है जी, तो 10 अंक अधिक नहीं लिखा है। अधिक का मतलब धन, कम का मतलब ऋण। तो गीता से 100 यानी 10 अधिक है, तो गीता का कितना है? 100 है, तो 100 से 10 ज्यादा है उसका। आप बताओ रामकली का कितना होगा? इसी को जान गए तो समझ जाओ, तुम बना लिए प्रश्न। 16। 16। 1 से 1 धन से 16। धन, ठीक, 1 से धन 10 बोलते पहले, 16 बोलने के बजाय पहले उसने किया है रामकली ने सीता से, तो सीता का 1 से धन 10 है,
तो 1 से धन 10 सीता का है और सीता से 6 अधिक, इसमें 6 ऑप्शन जुड़ता है। नंबर तो इस तरह ये बन गया 1 से धन 16। ये अब तीनों का मिला के होना है 158। कितना ऑप्शन आ रहा है करके बोल रहे हो वेदांत? क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी सर, वेदांत साहू। डी आ रहा है। चलो देखते हैं। अब देखो संख्या को जोड़ो तो 10 है और 10 20 और 20 6 26, और 100 को जोड़ोगी तो 3 x है तो 3x, और सब मिला के कितना है 158। अब धन 26 उधर जाके क्या हो जाता है ऋण 26, तो क्या बचा 132। क्या बचा 132। समझ आ गया यहाँ तक? धन 26 पक्षांतर करने से ऋण 26 हो जाता है। तो इस तरह 26 घटाए तो 132 बचा। अब 3 100 बराबर मिला हमको 132। तो 100 का मान जानने के लिए 3 से भाग करते हैं, जानते हैं। तो 3 चौक 12 बचा 1, फिर 2 उतारे 3 चौक 12। तो ये 100 का मान यानी कि गीता का मान। तो गीता को मिला था 44। गीता को कितना मिला था 44। प्रश्न में किसका पूछा है रामकली का। और रामकली का देखो गीता से 16 ज्यादा है, 10 6 16। तो इस तरह ये 44 में 16 जोड़ दिए जी, तो कितना हो गया 60। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और बहुत ही सरल प्रश्नों में से एक रहता है। बस ऐसे लिखना आना चाहिए। लिखने के बाद जोड़ दो संख्या को अलग 100 को अलग। अब तीनों को जोड़ते हैं तो लास्ट में 3 से ही भाग होता है भाई, तीनों 1 से जुड़ा रहता है ना। अब धन वाले को उधर ले जाओगे तो घटाना घट, अब ऋण वाले को तो क्या करोगे जोड़ोगे, तो ये हो गया। चलो भाई देखो बहुत ही सुंदर प्रश्न है। किसी प्राकृत संख्या n के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये बड़ी को दर्शाता है, ये छोटी को दर्शाता है। ठीक है, देखो ध्यान से। ये है, ये है, ये थोड़ा क्या चीज लिखा था मैं भी देखूं था उसको। चलो तो देखो क्या उसका ओरिजिनल वाला रुको ले आता हूँ। अरे इन वाला कहाँ गया? ये होगा लग रहा है। हाँ ये। चलो देखो जी क्या उत्तर हो। ये बताओ कोई समझ पा रहे हो? नहीं सर। सर ऑप्शन बोलो। नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलो बताओ कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है कह रहे हैं। यानी तुमको n की जगह में प्राकृत संख्या लिखना है, कोई भी प्राकृत संख्या लिख सकते हो क्योंकि किसी प्राकृत संख्या लिखा है। चलो ऑप्शन ए में पहले चेक करते हैं। ऑप्शन ए में तो n का वर्ग बड़ा है n का घात 3 से। तो चलो बताओ n के जगह में क्या मैं 1 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं जी। यस सर। n एक प्राकृत संख्या है तो 1 तो लिख सकता हूं ना। तो बस n के जगह में 1 लिख के देखता हूं तो 1 का वर्ग और यहाँ पर 1 का घात 3, तो 1 का वर्ग 1h होता है और 1 का घात 3 भी 1h होगा क्योंकि 1 का गुणा 3 बार करो आपस में, चाहे 1000 बार करो 1h आएगा। तो यहाँ ये तो 1 1 से बड़ा है हो गया, इधर बड़ा है का चिन्ह है तो ये सही है क्या? 1 1 से बड़ा होता है? नहीं।
गलत है। इसका मतलब ये गलत है, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन में चेक करते हैं, समझा रहा हूं ध्यान से देखना। दूसरा ऑप्शन देखो, n का घात 3 बड़ा है n के घात 2 से, तो उल्टा कर दिया तो यहां एक लिखेंगे तो वही बात आ गया, मैंने 1 का घात 3 भी 1 होगा और 1 का घात 2 भी 1 होगा, तो यहां भी वही चीज हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक, तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या कहता है, n का घात 2 बड़ा है n के घात 3 से और इससे भी बड़ा है 0, तो n का घात 1 की जगह में 1 रखते हैं, देखो तो 1 से बड़ा 1, अब इसका घात 3 है तो भी 1 आएगा, अब उससे बड़ा 0, तो ये भी गड़बड़ है, 1 से बड़ा 1 तो नहीं हो सकता ना। अब देखें लास्ट ऑप्शन, तो लास्ट ऑप्शन श्योर है, सही छोड़ा, n बड़ा है 0 से, तो देखो n के जगह में तुम 1 से छोटा अंक रख ही नहीं सकते, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। अब देखो 1 बड़ा है 0 से, सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है, है कि नहीं सही? हाँ, सही एक है। 0 से बड़ा नहीं है, हाँ? सही है। एक 0 से बड़ा नहीं है, हाँ जी, नहीं वाले, एक बड़ा नहीं है 0 से, हाँ? नहीं नहीं, उसको बताने जो जो बड़ा नहीं है बोल रहा है, मैं तो यहाँ तो बड़ा है लिखा हूँ, एक चिन्ह जिधर मुंह खुला रहता है उधर बड़ा संख्या रहता है, एक बड़ा है 0 से, तो जो नहीं है कह रहा उसको बताने दो, कैसे वो समझ नहीं पा रहा है, बोल भी रहा हूं कि एक बड़ा है 0 से, तो 0 से बड़ा नहीं है कि 1 जी, तुम्हारे हिसाब से एक बड़ा होता है रे भैया 0 से, एक बड़ा है, तो ये कथन सत्य है और क्या है। तुम n की जगह में n के जगह में n की जगह में कोई भी प्राकृतिक संख्या लिखो, 1 लिखो, 5 लिखो, 1000 करोड़ कुछ भी लिखो, वो तो 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब यही कथन सत्य है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलो आज की क्लास का अंतिम प्रश्न लेते हैं, सभी ध्यान से देखो, निम्नलिखित में से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का चयन कीजिए। चलो देखो, ऑप्शन नंबर ए सर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें बड़ी से बड़ी तुम लोगों ने ये 58,000, 25,000, 54,000, 13,000 लिखा है, तो 58,000 बड़ा है, तो 58,019 ये बड़ा से बड़ा संख्या होगी। छोटी से छोटी देखना था तो 58, 25, 54, 13 में 13,000 छोटा है, इस तरह 13,007 ही छोटा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, बिल्कुल सही जवाब। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये चलो बताओ भाई, कमेंट करो, निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाइए, कह रहे हैं कौन बढ़ते क्रम में लगा है। ऑप्शन नंबर ए सर, ऑप्शन नंबर ए वेदांत साहू। ठीक, बिल्कुल सही, 12,000, 56,000, 65,000, 72,000, 12,000 से बड़ा 56, 56 से बड़ा 65, 65 से बड़ा 72, बिल्कुल सही जमन। यहाँ देखें तो ये घटते क्रम में जमा है, 72 से छोटा है, फिर छोटा, फिर छोटा, इसलिए बोले। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं।